नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी एक खास मेहमान से। तो आज की हमारी मेहमान बहुत हटके हैं। शी इज़ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ रिसर्चर एंड अ ऑथर, द वेरी एमिनेंट, द वेरी वेल नोन ईशी खोसला जी, who has been also one of the 25 most important women of India. So a very warm welcome to you, Ishi ji. Thank you for having me, Nidhi. Thank you so much. पहला सवाल तो यही करूंगी कि आप न्यूट्रिशन को किस तरह परिभाषित करेंगी? हाउ डू यू काइंड ऑफ रिलेट टू न्यूट्रिशन? गिव मी अ ओवरव्यू। न्यूट्रिशन देखो एक नई साइंस है। इट सेज गुड फूड, ईटिंग हेल्दी, ईटिंग राइट इज नॉट अबाउट, it's about many things. Nutrition is one part of it. So nutrition has to do with nutrients, with nourishment, with what we scientifically have broken food into, right? So food is a vehicle for nutrition, right? And that's why I say if food is not nutrition and is not nourishing you, it's not food. So that's the basic food, diet, खाना पीना जो भी हम कहते हैं वो एक ज़रिया है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाने का, लेकिन फूड इज़ नॉट ओनली न्यूट्रिशन, दैट इज़ द डिफरेंस। तो फिर फूड क्या है? जैसे आपने कहा आहार अलग है, हाँ, और जैसा आहार वैसा विचार, ये भी कहा जाता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन, ये तो बहुत अच्छे से हम ये उपनिषद की है। तो ये कनेक्शन विद द बॉडी, क्योंकि बॉडी इज़ ऑल्सो नॉट अबाउट फिजिकल हेल्थ. So food plays a huge role in ensuring that we are physically, mentally, emotionally and spiritually can be balanced. It plays a huge role there, but just nutrition is not only food. Simple सी बात है, जैसे प्राण, live food versus dead food. तो food में ये भी है एक परिभाषा उसकी. And there is this concept coming now of pranic food and yogic food. तो इसमें फ़र्क क्या है? तो ये तो हमारे जो बहुत पुराने एंशिएंट प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने फूड की परिभाषा एक्चुअली ऐसे ही करी थी। उस समय कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स की कोई बात नहीं करता था, और इट वाज अबाउट सात्विक फूड, राजसिक फूड एंड तामसिक फूड, एंड दैट्स हाउ इट वाज डिवाइडेड एंड हाउ पीपल वर आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड इनटू वात, पित्त, कफ. सो देयर वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी and different aspects of food, and those properties had to match and complement each other. So the Ayurvedic wisdom is very, very sound, and today we are finding the same thing, saying thing the same way कि भाई food should be customized. One man's food is another man's poison. वही खाना आपके लिए एक मात्रा में ठीक है, दूसरी मात्रा में poison बन जाता है. तो quantity and customization, individualized diets, nutrigenomics जिसको बोलते हैं कि genes के और न्यूट्रिशन का क्या तालमेल है, तो ये सब बातें हम उन्होंने अब साइंटिफिकली हमने एस्टैब्लिश करी हैं, लेकिन पुराने शास्त्र में ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड थी और हमने कहीं ना कहीं उनको भुलाया. अगर प्रोटीन्स की बात की जाए, क्योंकि बच्चों को माना जाता है ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता, हाउ डू यू क्लासिफाई प्रोटीन्स एंड यू नो फैट्स? Proteins is the structural form of our cells. The body has to repair itself, so proteins are needed for repair and growth and structural components of our body. Proteins are also for the immune system. So proteins के अलग अलग benefits होते हैं और उनकी value है, और अलग अलग proteins जो होते हैं एक average आदमी के लिए animal protein and vegetarian protein यही हैं, और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. ये निधि, हम लोग बात तो ऐसे करेंगे अमाइनो एसिड्स की और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, बट सच तो ये है कि इवन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जब मैं खाना खाऊंगी मैं अमाइनो एसिड्स गिन के नहीं खाऊंगी, मैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट या एनिमल और प्लांट प्रोटीन के हिसाब से नहीं खाऊंगी. आई मीन अप टू अ पॉइंट दैट वेजिटेरियन हो गए, नॉन वेजिटेरियन, बट दिस I feel we have gone overboard with it.
too much of breaking down into nutrients and micronutrients and amino acids and the chemistry of food has not played a positive role, rather a negative role. तो कई लोग तो न्यूट्रिशन साइंस से कहते हैं हमें तो एलर्जी है, हमें तो सुनना ही नहीं, हमें वो सब कुछ खाना है। और कई लोग कहते हैं बहुत हो गया, हमने ये भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया, सब कुछ खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे गेट पुट ऑफ। तो हम कर नहीं पाते, और ये सब बातें तो ठीक है, किताबी बातें हैं। तो I feel there is merit in that and revisiting the way we have communicated nutrition and food to people. तो मुझे लगता है कि आपने सवाल तो पूछा, एनिमल, हमने जवाब भी दे दिया एनिमल प्रोटीन और, बट उसकी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हमको यही समझना है कि प्लांट प्रोटीन इज़ एज गुड एज एनिमल प्रोटीन, बट एनिमल प्रोटीन हैज़ इट्स ड्रॉबैक्स इफ़ इट्स टेकन इन एक्सेस। एंड एनिमल प्रोटीन में भी अब देखिए तो रेड मीट है, चिकन है, एग्स हैं, फ़िश है। उसमें भी फ़िश इज़ प्रॉबेबली द फर्स्ट एंड टॉप ऑफ द चॉइसेस, एंड एग्स ऑफ कोर्स इज़ वेरी न्यूट्रिएंट डेंस एंड बहुत कम कैलोरीज में बहुत कुछ दे देता है। Chicken, of course, again the issues of what goes into making that chicken and the hormones and the antibiotics, all that is an issue. And red meat, of course, has its own issues. And plant protein में ऐसा कुछ नहीं है। plant protein में ये कहना कि complete amino acids नहीं है, उसकी कोई उसमें merit नहीं है। अगर आप balanced diet खाएंगे, उसमें अनाज भी लेंगे और ये भी लेंगे, दालें वगैरह लेंगे, तो आपको पूरा प्रोटीन मिल जाता है। So both can be sort of can work as long as you try, balance the diet and plan the diet properly. It's important and to balance हमने the डेयरी diet, की yes. बात नहीं करी। डेयरी में भी एक प्रोटीन का एक सोर्स है, एनिमल प्रोटीन ही कहलाता है वो भी, और उसको भी एक केस टू केस बेसिस पे ही रेकमेंड कर सकते हैं। आपने डेयरी की बात की तो मैं यहाँ आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी। आजकल ये माना जाता है कि मिल्क इज not supposed to be that healthy as it was in earlier times. हाँ, पहले तो एलिक्सर था फॉर लाइफ और अब पॉइजन बन गया। तो ये हमारी पूरी फूड सिस्टम जो बदला है उससे उसका नतीजा है। ये एक लंबा आंसर है, तो उसको समझ के ही मैं समझा ही सकती हूँ आपको कि क्या बदला है। दूध इटसेल्फ बदल गया। प्रोडक्ट देखिए तो वो भी उसमें इतने चेंजेस आ गए फॉर मैस प्रोडक्शन। सो हाई यील्डिंग काउज के लिए जो किया गया, तो वो चीज़ें बदली गई काफ़ी। उसमें प्योरिटी का भी, अडल्ट्रेशन का भी एक इशू आ गया, ठीक है ना। सो ये इश्यूज मिल्क में एज मिल्क आए, एंड देसी गाय और दूसरी वेस्टर्न गाय, उसमें भी एक्चुअली फ़र्क है। जो गिर गाय है और जो देसी गाय हैं उनका दूध A2 मिल्क होता है तो A1, सो दैट वे क्वालिटी ऑल्सो इज़ इशू। सो देयर आर 3 or 4 एस्पेक्ट्स ऑफ मिल्क इटसेल्फ. And the environment has changed. The food system, which I said, in a larger context, also has changed. That इतना रैपिड चेंजेस से हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव पावर है वो भी बदल गई है। पहले के लोग पुराना दूध हज़म कर सकते थे, आजकल हम देखते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है, जो एक नेचुरली भी हो जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक लैक्टेज एंजाइम होती है स्टमक में, तो वो विद एज कम होती जाती है। तो आपको दूध पीने से उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं होते। ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बन जाती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। तो वो दैट शोज इट विद एज मोस्ट पीपल और लॉट ऑफ पीपल लूज टॉलरेंस। बट ऐसे भी जो 90 साल के 100 साल के हैं वो अभी तक दूध पी रहे हैं, है ना। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द बॉडी। सो आवर बॉडीज़ एंड आवर एबिलिटी टू डाइजेस्ट हैज़ चेंज्ड, and उसमें भी changes, one of the key changes I feel is changes in the GM, the kind of the grains that have been modified etc. and उसमें pesticides का use और बहुत ज़्यादा ये fungicides का use, उनसे भी हमारी आंतें जो हैं वो बिगड़ी हैं। इससे हमारे को दूध का जो प्रोटीन है, जो केसिन है, दैट्स की मिल्क प्रोटीन, उसको हज़म करने में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। तो वो एक अलग ही एक वजह है जिसकी वजह से कई लोग दूध बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब जिन लोगों को जैसे एक्जिमा है या सोरासिस है या स्टमक का अल्सरेटिव कोलाइटिस है या ऑटिज़म है या और कोई स्किन कंडीशंस, एक्नी है, तो वो चीज़ों उनमें ये दूध विड्रॉ करके उनको इम्प्रूवमेंट क्या, कंप्लीट रिमिशन मिल जाती है। आजकल तो हम देखते हैं कि डायबिटीज़ ऑल्सो, व्हेन यू वांट टू रिवर्स डायबिटीज़, वी टेक आउट
the wheat protein and milk protein, and we find major differences in the management of the disease. So ये एक food system की वजह से हमारी body की शक्ति बदली है. As you said, that diabetes, now India is the diabetes capital of the world. Also the obesity angle. You look at children now glued on to their mobiles and other things, not enough physical exercise happening. तो इसमें कैसा परिवर्तन करना चाहिए आहार को लेके? देखिए निधि, ये इतना सिंपल सवाल है ना. ओबेसिटी का आपने जैसे पूछा, मोटापा, तो मैं सोचती हूँ कि हम अगर किसी भी लेसर एजुकेटेड लिटरेट पर्सन ऑन द स्ट्रीट से भी पूछा जाए कि मोटापे का क्या इलाज है, अब क्या करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो बता ही देगा. लेकिन इसकी एक बहुत गहरी साइंस है ऑन एपेटाइट कंट्रोल एंड वाई हम लोग सब कुछ जानते हुए भी हम इसका मतलब इतने आगे निकल गए. हमने पहले सोचा कि भाई कैलोरीज इन कैलोरीज आउट की जो इक्वेशन है कि आपने खाना कैलोरिक वाइज कम खाया और बर्न ज़्यादा किया तो आपका वेट गिरेगा, और आपने अगर खाना ज़्यादा खाया और बर्न कम किया तो वेट चढ़ेगा, है ना. सो दैट वाज द वो भी नहीं, लोगों ने जिम्स शुरू कर दिए, कैलोरी काउंटिंग शुरू कर दी खाने में भी, लेकिन वो इक्वेशन नहीं बदली. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो 2-2 घंटा जिम करते हैं, बेयरली 800-900 कैलोरीज खाते हैं और तब भी वेट बढ़ता चला जा रहा है ना. तो इसकी एक वजह ये है कि जो हमारी जो गट माइक्रोबायोम है, जिसकी मैंने अभी बात करी, कि जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हमारे गट में रहते हैं, 37 ट्रिलियन बैक्टीरिया in the gut, which is equal to the number of human cells. So वो जो है वो कंट्रोल करते हैं. अगर वो हमारे फेवर में नहीं है, अगर हमने उनको बिगाड़ा है, अगर वो डिसबायोसिस जिसको कहते हैं, बिगड़ा हुआ गट फ्लोरा है, तो मोटापा बढ़ता है. आप कुछ भी कर लीजिए, उसकी वजह क्या है? गलत खाना, कोई चीज़ सूट नहीं कर रही, फूड सेंसिटिविटीज़, हमने गेहूं की बात करी या दूध की बात करी, वो चीज़ें तंग करती हैं गट फ्लोरा को. अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो एक ये एस्पेक्ट है कि वो उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. दूसरा, एक एडिक्टिव नेचर, एपेटाइट कंट्रोल, वो नहीं हो पाता. जब आपकी जो एक समझ लीजिए गट में कंट्रोल पैनल है, वो आपकी एपेटाइट कंट्रोल कर रहा है. अगर वो ख़राब कर दिया है आपने, तो वो आपको सारा टाइम ही भूख लगती रहती है, आप कंट्रोल ही नहीं, तो वो एक एडिक्शन सी बन जाती है. अभी खाया, फिर 2 घंटे में खाने का मन कर रहा है, फिर 2, तो वो एक अलग साइंस है कि फूड हैज़ बिकम एडिक्टिव एंड देयर आर कंपोनेंट्स इन आवर फूड विच आर एडिक्टिव. व्हीट प्रोटीन हैज़ ग्लूटियोमॉर्फिन, केसियोमॉर्फिन इन ये मिल्क. थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है. शुगर की एडिक्शन तो सभी को पता है. और केमिकल्स जो हमारे प्रोसेस्ड फूड में, जो जंक फूड में मिलते हैं, वो केमिकल्स जो हैं वो एक्चुअली बनाए जाते हैं. द फूड इज़ डिज़ाइंड टू मे बी एडिक्टिव. सो वही चिप्स आप घर में खाएं और वही चिप्स आप पैकेट वाला खाएं, तो वो स्वाद पर ऐसा असर करता है कि आपकी जीभ रुकती नहीं है. तो वो डिज़ाइन हुआ है. तो द एडिक्टिव कंपोनेंट ऑफ फूड इज़ ऑल्सो देयर. और हम ये चीज़ें हटाते हैं तो वही एक इंडिविजुअल कहता है अब तो भूख ही नहीं लग रही, अब मैं कंट्रोल में हूँ, अब तो मुझे कुछ टेम्पटेशन ही नहीं हुई, क्योंकि आपने वो चीज़ें हटा दी और आपकी जो एपेटाइट कंट्रोलिंग पैनल है, आपका गट बैक्टीरिया है, वो फेवरेबल हो गया और आपका सिस्टम बैक टू नॉर्मल हो गया. इसका एक सिंपल उदाहरण देती हूँ कि हम लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते. बट बेबी जब इन्फेंट होता है, जब बॉटल फेड होता है, तो माँ कितनी भी कोशिश कर ले कि वो एक बूंद उस बच्चे के मुंह में डाल सके, इम्पॉसिबल है. जितना बेबी को चाहिए वो उतना ही लेता है. वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम सब में कंट्रोल पैनल्स हैं, वी आर बॉर्न विद दैट. तो बेसिकली ये एक मोटापा का भी स्पेक्ट्रम है और अंडरवेट का भी एक स्पेक्ट्रम है जो यहीं से जुड़ा है. कि मैल न्यूट्रिशन की अगर बात करें, हाउ मच ऑफ इंडिया कैन एक्चुअली अफोर्ड टू ईट राइट? ईटिंग राइट इज डज नॉट कॉस्ट एक्स्ट्रा मनी. ये एक मिथ है. And the simpler you eat, the cheaper it is, and the baby the better it is. आंतों का काम क्या है? खाना पचाना और आपकी न्यूट्रिशन को, जैसे आपने न्यूट्रिएंट से शुरू किया, अब्जॉर्ब करना. जैसे कभी कहते हैं लगना, खाना
पता लगना चाहिए, राइट, अब्जॉर्ब होना चाहिए। लगने का मतलब अपटेक होनी चाहिए। जब यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है या यहाँ पे कुछ तकलीफ़ है, तो खाना नहीं अब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्जॉर्ब होंगे। तो ये आपको दोनों तरफ, मोटापे की तरफ भी लेके जाता है और मेल न्यूट्रिशन की तरफ भी लेके जाता है, अंडर नरिश, अंडर वेट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट मेल न्यूट्रिशन जो रैम्पेंट हो गया है पूरी कंट्री में, दोनों तरफ स्पेक्ट्रम में, मोटापे के साथ भी और अंडरवेट के साथ भी। जो बिलो सोशो इकोनॉमिक स्टेटा के जो लोअर उसके हैं और जो हायर हैं, उनमें दोनों में ये मेल न्यूट्रिशन या हिडन हंगर कहते हैं इसको, मिलती है देखने को। और इन अ वेरी सीरियस वे। B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं इन वेल हील्ड पेशेंट्स जो 3 बार अच्छा खाना खाते हैं, सो कॉल्ड हेल्दी खाना खाते हैं, और जिनको खाना नहीं मिलता उनमें भी यही प्रॉब्लम है। तो इसका इट कट्स अक्रॉस द स्टैट्रा एंड सो देयरफॉर इट इज़ वेरी क्लियर दैट हमारी जो वही पुरानी बात जब हमने करी कि शास्त्रों में भी यही कहते थे, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ऑल्सो सेड all diseases begin in the gut. Ishiji, ever since the pandemic began, I think the searches for the word immunity have gone viral. Yes. और इसके चलते पहले SARS-CoV-2 आया, then we lost count of alphabets, alpha, gamma, delta and now Omicron. Yes. तो अगर ओमिक्रॉन के चलते या कोविड SARS-CoV-2 के चलते इम्यूनिटी इज द बज़वर्ड। हार्ट तो आपने देख लिया कहाँ है, आपको पता है, ब्लड वेसल्स कहाँ है, किडनी आपको पता है कहाँ है, ब्रेन कहाँ है। कभी किसी ने सोचा कि इम्यूनिटी कहाँ पे है? नहीं ना। यही सोचा कि हाँ वाइट ब्लड सेल्स हैं, स्प्लीन है, ये आपकी बोन मैरो है, बट दोज आर स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। 2/3 or more than 70 to 80% of the immune system sits in the gut, in the digestive system. So अगर आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है तो वही स्पॉटलाइट आपकी गट पर ही जाती है, उसी को आपने ठीक करना है। और ये जितने भी माइक्रोबायोम की मैंने बात करी, जो बैक्टीरिया 37 ट्रिलियन बैक्टीरिया जो हमारे अंदर हैं, उनका हमने उनकी सेवा करनी है। जैसे वायरस है, आपका कोविड वायरस है, इसी तरह वायरसेस भी अंदर हैं, गुड एंड बैड, फंगस भी है गुड एंड बैड, बैक्टीरिया भी हैं गुड एंड बैड। सो इसी तरह अगर हम टॉक्सिक चीज़ें, अनफ्रेंडली चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें, गलत किस्म की चीज़ें अंदर डालेंगे तो ये डिस्टर्ब होंगे। ऑयल गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। घी गुड है, कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल गुड है, और आपका जो मक्खन है या और भी किस्म के नेचुरल फैट्स हैं, तिल है या नट्स हैं या सीड्स हैं, ये सब गुड फैट्स हैं। मछली का तेल, ओमेगा 3 फैट सबसे ऊंचा है, यू नो, जिसको अलसी के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, चिया के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये गुड फैट्स हैं, ये इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे क्योंकि ये हमारे गट बैक्टीरिया को बहुत अच्छे लगते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। लेकिन अगर हम तला तुला खाएंगे, बाहर का खाएंगे, बाहर की बेकरी खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, रस खाएंगे जिसमें वनस्पति है, ट्रांस फैट्स हैं, वो खाएंगे तो वो खुश नहीं होंगे। घर का बना खाना खाओ, सिंपल खाना, सीजनल खाना, लोकल खाना, जहाँ तक हो सके बिना दवाइयों के, ऑर्गेनिक खाना, कम से कम दवाइयों का यूज़ करके वाला खाना। तो बेसिकली वही चीज़, सिंपल बातें हैं कि इनकी आपने खुराक देनी है। इनको पानी भी चाहिए, इनको अच्छी टेम्परेचर भी चाहिए, और इनको हमने फाइबर भी देना है, जो इनकी खुराक है। फाइबर हम कहते हैं ना कि भैया अनाज भी मोटा खाओ, ये खाओ, क्योंकि ये फाइबर जो होता है ये इनके लिए खाना है। प्योर शुगर जो होता है वो हमारे गट माइक्रोबायोम को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप वही हनी ले लेंगे तो उसको अच्छा लगता है। जैगरी है तो अच्छा लगता है, बट केमिकल वाली जैगरी नहीं, अच्छी वाली ऑर्गेनिक जैगरी। और इसी तरह ब्राउन शुगर है, अनरिफाइंड शुगर है। तो ये चीज़ें अगर हम अपनी माइक्रोबायोम को संतुलन के लिए खाएंगे तो देन वी आर इन अ हैप्पी प्लेस, आवर इम्यून सिस्टम विल वर्क फॉर अस। बट ये इतना सिंपल नहीं है, और भी चीज़ें खाने को होती हैं, जैसे आपकी जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं। फाइटोकेमिकल्स वही होते हैं विच आर अगेन वन पार्ट ऑफ आवर फूड which is not which is not
the nutrition part, but the other part which gives you the health benefits, which gives you the phytochemical, gives you the fighting ability to fight the disease. So these are literally like that, and these are on all the colors of the various vegetables in the fruits. रेनबो डाइट जिसको कहते हैं, क्यों कहते हैं रेनबो डाइट? क्योंकि यही जो 7 रंग हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और ये हमारी नॉट ओनली इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ये हमारी जीन्स तक को अफेक्ट करते हैं। तो एक जीन्स हमारी होती हैं और एक जीन्स गट की माइक्रोबायोम की होती हैं, तो उनकी टर्न ऑफ से हमारी इम्यूनिटी का पॉजिटिव या नेगेटिव बटन दबता है। तो ये हम अगर मॉड्यूलेट करना चाहें तो हम ये अपने फूड से भी इंजीनियर कर सकते हैं। सो हैविंग अ डाइट विच इज़ रिच इन various kinds of colors, having good fats, having fiber, and avoiding the processed food and food which is inflammatory. अगर आपको कोई ना कोई chronic condition है, जैसे आपको समझ लीजिए डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड है, बालों झड़ने की क्रॉनिक प्रॉब्लम हो रही है, या कोई और आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो क्रॉनिक इलनेसेस या डिसऑर्डर्स हैं, या समझ लीजिए इवन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और अदर IBS काइंड ऑफ सिम्टम्स, देन फूड सेंसिटिविटी पर भी जोर डालना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई चीज़ आपको, चाहे गेहूं क्यों ना हो, तंग कर रही है। वंडर फूड की अगर बात की जाए तो जैसे आपने कहा पुरातन में या पुराने टाइम में मिलेट्स यूज़ करे जाते थे, या आजकल मोरिंगा है। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? व्हाट इज़ द अहमियत ऑफ ईटिंग दिस फूड? मिलेट्स have had a big place in our lives, and grains, they are a part of the grain family, but they are not really they are called pseudo cereals, and nutritionally they have different properties than wheat and rice. And अगर देखिए मिलेट्स की जो सबसे बड़ी जो वो है बेनिफिट है, क्योंकि आजकल जो गेहूं से लोगों की गट को परेशानी होती है या इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एंड कोर्स ग्रेन्स हैं तो इसमें जो भूसी होती है, जो इसकी आउटर लेयर होती है, वो भी कोर्स होती है, तो जिनका हाजमा स्ट्रांग है उनके लिए अच्छी है, जिनका हाजमा बिगड़ चुका है उनके लिए फिर चावल ही बेटर रहते हैं, लेकिन इट इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर आवर गट। न्यूट्रिशनली ये ऑलमोस्ट बराबर हैं गेहूं और वो, लेकिन क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता तो इनकी जो दे अलाउ यू टू अब्जॉर्ब द फूड बेटर, सो वो मैल एब्जॉर्प्शन को चेक करते हैं, और इनमें कुछ और तत्व होते हैं विच आर ऑल्सो वेरी यूजफुल, बट बाय एंड लार्ज जो इनकी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो बराबर है, प्रोटीन कंटेंट भी थोड़ा बहुत भी फ़र्क है इंडिविजुअल ग्रेन्स का। और जैसे रागी है, रागी में कैल्शियम एंड आयरन भी अच्छी मात्रा में है, लेकिन गेहूं में भी है, लेकिन वो हम उसको उठा नहीं पाते adequately for people who are sensitive, not everybody but people who are sensitive. So रागी में ये फिर एक benefit हो जाता है that you are able to digest it better and therefore assimilate it better. And मोरिंगा of course, मोरिंगा तो एक सुपर फूड है, हम सुपर फूड यूज़ ही नहीं करते वर्ड, लेकिन essentially they are very high on their antioxidant properties, in their phytonutrient properties, so they help fight the poisons. अब इतनी हमारी प्रदूषण जो है हमारी एयर में, वाटर में, पानी, मतलब आप खाना देखिए हर चीज़ में, और ऊपर से दवाइयाँ, सब तरफ से हम केमिकल्स से झेल रहे हैं। हाँ, और हमारी बॉडी झेल रही है, तो वो झेलने की जो शक्ति है वो एक बॉडी की लिमिटेड होती है। तो वो फूड्स जो हमारी ये झेलने की शक्ति बढ़ाएं, वो आजकल सुपर फूड्स कहला रहे हैं, लेकिन खाली सुपर फूड से कुछ नहीं होगा, सब कुछ देखना है। और मोरिंगा इज़ वन ऑफ दोज फूड्स विच गिव्स यू a very high level of this antioxidant benefit. Ishit, you passed out from the very famous Lady Irwin College. Yes. And then you went on to become an author, and you've written amazing books, one on wheat. So tell us more. My first book was on cholesterol way back in the 90s, the cholesterol facts, and then it was is wheat killing you, and then the diet doctor, and now eating at work, and there are 2 more in the pipeline. My journey began, or my interest in food, let's put it that way, began very early in life with a personal story which was to do with weight.
And I was, I think, a classical gluten intolerant individual who had no clue about it. I was ready to eat any time. And literally, breakfast खाया, उसके बाद second breakfast कोई offer करेगा तो मैं वो भी खाती थी. और कोई अंत ही नहीं था खाने का. और जो जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई थी, मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम रहती थी, एक्ने भी हुआ, और बहुत चीज़ें थी जो हील नहीं होती थी जल्दी. मुझे अब तो इन रेट्रोस्पेक्ट थायराइड भी हुआ, पता नहीं था उन चीज़ों का कि खाने से जुड़ती. बट उस समय जब हमने वेट लूज़ किया तो मुझे एक लगा कि खाने से इतना कुछ हो जाता है और इतनी यू फील सो गुड. तो वो 1-2 साल जब हमने अपने आप पे लागू किया वो डिसिप्लिन, सो इट वाज a life changer for me. And then I decided to take it up as a career, and earlier I was meant to do medicine, abandoned that thought and got into nutrition. From modern school I did my up to class 12th, and then 5 years into nutrition, and then practiced. And I realized that during practice that yahi jo awareness, that people need to know more. ये खाओ वो मत खाओ ठीक है, लेकिन कुछ साइंस भी देनी पड़ती है टू गिव इट अ पर्सपेक्टिव. तो उससे वो फर्स्ट किताब हमारी कोलेस्ट्रॉल फैक्ट्स हुई. फिर हमने जब गेहूं के बारे में समझा और पढ़ाई करी, रिसर्च किया और लाइव एग्जांपल्स देखे. And you wrote Is Wheat Killing You? Is Wheat Killing You was a very hard hitting title. और फिर डाइट डॉक्टर लिखी which was to do with insulin, metabolism, metabolic syndrome, and eating too much of carbohydrate, belly fat. So वो डाइट डॉक्टर मोटापे के लिए लिखी. और फिर ईटिंग एट वर्क लिखी बिकॉज वो लगता था कि लोग सारा टाइम यही पूछते हैं कि हम वी आर एट वर्क, वी कांट मैनेज द डाइट, हाउ डू वी डू इट. सो हमने अलग अलग उसको कंपोनेंट्स में अलग वोकेशंस के हिसाब से, ऑक्यूपेशंस के हिसाब से लिखा. तो हाँ, द जर्नी इज स्टिल ऑन, एंड द आइडिया इज सिंपली टू लेट पीपल नो दैट it is to eat intelligently is a science and an art. That is what it is. And खाली उसको अगर हम प्लेजर उसका हटा दें, खाने को एक सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए. एक किसी को कहना कि रोटी नहीं खाओ तो एक गलत किस्म की एडवाइस हो जाती है, लेकिन उसको ऑल्टरनेटिव्स देना, उसको कैसे बनाना है, क्या करना है उसको, तो उसको कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए एक you need to put it in context, otherwise वो science successful नहीं होगी. So it is a science and an art, and the idea is not to fear a nutritionist or not to fear this science. And this is, like I've said, it only validates a lot of traditional practices. So अगर आप साइंस में ना भी पढ़ें, आप पुरानी प्रैक्टिसेस को, पुरानी किस्म की जो विजडम थी उसको आप समझें और उसको अपनाएं, तो भी आपका you can make a big difference to your health and eat and stay healthy. And stay healthy, absolutely. And on that note, many thanks for joining us today for this very, very interesting conversation. बहुत बहुत शुक्रिया. More power to you. Thank you, Nidhi. Thank you so much.